गले लगाकर रोने का मन करता है वो भी नहीं कर सकता। अरु ने कहा, भैया। उसकी पुकार से ध्यान टूटा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा अरु कमर पर हाथ रखकर खड़ी है। अरु ने कहा, क्या करते हैं, कमरे के अंदर से कब से बुला रही हूँ। मैंने कहा, तुम्हें पता ही होगा, अगले 2 महीने ये कमरा मेरा है और यहाँ किसी का प्रवेश मना है। अरु ने कहा, पता है, इसलिए आई हूँ, इस कमरे में मेरी कुछ चीजें हैं, वो ले जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, ले जाओ। और वो अपनी चीजें लेकर चली गई। मैंने कुछ देर बहन को देखा, मन भरकर। फिर रात के खाने के लिए रेस्तोरां चला गया। हालांकि मिस्टर और मिसेस आल ने रिक्वेस्ट की थी कि उनके साथ खाएं, लेकिन मैंने नहीं खाया। एक अहम काम कर रहा था। अगले दिन सुबह मैंने कुछ कागजात समेटे और इंटरव्यू देने निकल पड़ा। एक कंपनी के पद पर चुन लिया गया। मेरे जैसे लड़के को देखकर कोई कंपनी नौकरी नहीं देती। जैसा दिखता है वैसे ही सारे कागजात, बिल्कुल मिलते जुलते। ये तो जैसे पहले से योजना हो। हाँ वही तो, लेकिन ये सिर्फ आप लोग जानते हैं, किसी और को मत बताना। मैं इस ऑफिस में काम करने लगा और बहुत कम दिनों में बॉस के बहुत पसंदीदा बन गया। लेकिन इस ऑफिस का असल बॉस कौन है ये आज तक पता नहीं चला, क्योंकि मैं जिसे बॉस कह रहा हूँ वो असल में मैनेजर है। बॉस तो ऑफिस आते ही नहीं, छिपकर काम करवाते हैं। लेकिन मुझे तो बॉस ही चाहिए, मेरा टारगेट तो वही है। देखते देखते 1 महीना बीत गया। मैं अपने मिशन के मुताबिक काम करने लगा। मिशन बहुत जटिल है, जिसका पूरा डिटेल कहानी में देना हो तो कहानी ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस 1 महीने में मैंने बहुत सारी जानकारियां निकाली हैं जो मेरे मिशन में काम आएंगी, लेकिन किसी तरह ऑफिस के बॉस तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक कि बॉस का नाम भी नहीं जान पाया। जो मेरा बॉस यानी मैनेजर है, वो खुद भी तो बॉस को नहीं जानते। क्या मुसीबत है बताइए। आज ऑफिस से घर लौटा तो देखा घर में मेहमान भरे हैं। माँ बाप भैया उनसे बातें कर रहे हैं, आव भगत कर रहे हैं। मेहमानों में एक पुरुष और एक महिला और मेरी उम्र का एक सुंदर लड़का बैठा है। देखकर समझ आ रहा है कि शादी के संबंध पर बात चल रही है। फिर मुझे याद आया, अरे मेरी बहन की शादी की बात हो रही है, लगता है इसीलिए आए हैं। इसलिए पीछे से हटकर ऊपर जाने लगा। पीछे से एक सज्जन बोल उठे, मिस्टर आल, इस लड़के को तो नहीं पहचाना। पिता ने मुझे पास बुलाया। पिता बोले, राज इधर आओ, यह है राज, हमारे घर में 2 महीने के लिए इसके किसी काम से आया है। सज्जन बोले, ओ अच्छा। मैं उनसे मामूली बातचीत करके चला आ रहा हूँ। सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा तो देखा मानो आसमान से कोई परी उतर रही हो, मेरी राजकुमारी बहन के साथ, और दूसरी तरफ भाभी। कुछ देर तक देखकर कमरे में चला आया और बैठकर सोचने लगा, लोग आए हैं मेरी बहन के होने वाले ससुराल से, तो उसे इस तरह सजने संवरने की क्या जरूरत। छी, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। उस लड़की की मर्जी है, सजी है, इसमें मेरा क्या। लेकिन वो ज्यादा नहीं सजी थी, मेरी नजर में शायद ऐसा लगा। सोचते सोचते बाथरूम में चला गया। ताजा होकर नीचे उतरा खाना खाने के लिए। बाहर जाने ही वाला था कि पिता बोले, राज सुनो। मैंने कहा, जी बोलिए। पिता बोले, कह रहा था आज बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेहमान है, आज का दिन एक साथ ही खाते हैं। घर के सब लोग एक साथ खाते हैं और तुम अकेले लड़के बाहर खाते हो, हमें बुरा लगता है बेटा। अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनकर आंखों में पानी चमकने लगा। इतने साल हो गए, अपने ही बेटे की खोज नहीं की और एक अजनबी लड़के के लिए इतना प्यार। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। पिता बोले, तो टेबल पर बैठो। सबके साथ खाने बैठा, लेकिन ईशी नहीं आई थी, इसलिए भाभी ईशी को बुलाने गई। थोड़ी देर बाद दोनों लौटी, लेकिन खाने की टेबल पर मुझे देखकर थोड़ी चौंक गई। हालांकि मेहमान होने से ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। खाने के वक्त सब थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, जो मैं सिर्फ चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। बातचीत सुनकर समझ आया, मेरी बहन के होने वाले ससुर रऊफ चौधरी पिता की तरह ही एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और होने वाला दूल्हा रोहन उनका इकलौता बेटा। खाना खत्म करके उठ ही रहा था कि फोन बज उठा। जल्दबाजी में उठते हुए ईशी से टकरा गया। दोनों एक साथ उठने की कोशिश में संयोगवश ऐसा हुआ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। टक्कर का झटका संभाल न पाने के कारण ईशी थोड़ी झुक गई, हालांकि नहीं गिरी। स्ट्रॉन्ग बॉडी की बात ही अलग है, लेकिन पैर में थोड़ी चोट आई। मैं वहां से डोंट केयर वाला अंदाज लेकर फोन हाथ में सीधे कमरे में घुस गया और सब मेरे जाने की तरफ देखते रहे। फोन मेरे सीनियर का था, जिन्होंने मुझे इस मिशन की जिम्मेदारी दी है। कल और लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, वो कल ही देख लेंगे। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। चूंकि ये प्रेम की कहानी है, इसलिए काम की जटिल डिटेल बीच में नहीं दे रहा। अचानक याद आया, तब ईशी के पैर में दर्द हुआ। काम मैंने ठीक नहीं किया, उसे सॉरी कहना चाहिए, लेकिन कैसे? मैं तो किसी के प्रति कमजोर नहीं हो सकता। बहुत सोचकर एक रास्ता मिला। ईशी जिस कमरे में रहती है, उस कमरे से घर का पिछला हिस्सा साफ दिखता है और वहाँ एक खिड़की भी है।
इसलिए एक कागज पर सुंदरता से सॉरी लिखकर भेज दिया। जैसा काम वैसा काम। जब कागज बिस्तर पर पड़ा था तब ईशी कमरे में नहीं थी। बाद में आकर उसने देखा। ईशी सोचने लगी, चिट्ठी, फिर उस पर लिखा है सॉरी। मामला क्या है? क्या हो सकता है? और सॉरी कौन कहेगा? रुको, राज तो नहीं? तब खाने की टेबल पर हुई घटना के लिए सॉरी कह रहा होगा। छी, मैं क्या सोच रहा हूँ? वो लड़का और सॉरी, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये किस बात का इशारा है? ईशी के कमरे में कागज फेंककर आकर बिस्तर पर लेट गया। बहुत कोशिश के बाद भी काम में मन नहीं लग रहा। बार बार सोच रहा हूँ, चाचा और छोटी माँ तो नहीं आए, तो ईशी यहाँ कैसे? वो तो मैं घर से निकलने के 1 साल पहले ही अमेरिका चली गई थी। कब लौटी? पिछले 1 महीने में मैं काम में इतना डूबा हुआ था कि किसी और के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब ईशी मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। जानना होगा वो क्या करती है। बचपन में ईशी और मेरी बहुत दोस्ती थी, हमेशा साथ रहते थे। चाचा ऑफिस के काम से अमेरिका में बस गए और खाला सबको ले गई, लेकिन ईशी को नहीं ले जा सकी। इतनी छोटी ईशी रो रो कर घर गर्म कर देती थी। मुझे छोड़कर, हमें छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन उसके 2 साल बाद जबरदस्ती ले जाया गया। ईशी के चले जाने से मैं और अकेला हो गया। इसके साथ जुड़ गया भैया का अत्याचार और माँ बाप की उपेक्षा। सोचिए, ईशी क्या देश आने के बाद कभी पूछा आदिब कहाँ है? क्या उसने मुझे ढूंढा? ये सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह की मीठी धूप आंखों में पड़ने से नींद खुल गई। आज लगता है ज्यादा ही सोया हूँ। रात को सोचते सोचते सो गया था, इसलिए अलार्म का ख्याल ही नहीं आया। जल्दी उठकर तुरंत ताजा होकर निकल पड़ा। बाइक पर बैठे बैठे फोन बजा। मैंने फोन रिसीव करके कहा, रुकने के लिए कहिए, मुझे और 2 मिनट लगेंगे। गेट के सामने बाइक रोककर देखा, 4 लड़के खड़े हैं, एक से एक देखने में माशाअल्लाह। मुझे देखकर उन्होंने सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब लेकर कहा, मेरे साथ यहाँ बात करने से शक होगा, तुम लोग बिल्डिंग के पीछे जाओ, इंटरव्यू देने में अभी बहुत समय है। एक ने कहा, ठीक है सर। मैं बाइक पार्क करके पीछे की तरफ चला गया। उन्होंने फिर सैल्यूट किया। एक ने कहा, सर मेरा नाम रातुल है। दूसरे ने कहा, मैं आयश। तीसरे ने कहा, मैं नीरव। आखिरी ने कहा, मैं अग्नि। मैंने कहा, तुम सब एक ही पद पर हो ना? आयश ने कहा, जी सर। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन यहाँ मुझे तुम लोग सर नहीं करोगे, नाम से बुलाओगे, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करके गांव के बचपन के दोस्त ये सब कहकर नौकरी मैनेज की है, इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे कोई बिल्कुल शक करे। सबने एक साथ कहा, जी सर। मैंने कहा, मैं राज हूँ, मुझे राज ही कहकर बुलाना और ऑफिस में औपचारिकता बनाए रखने के लिए सर कहना। सबने कहा, ठीक है। मैंने कहा, जाओ सब, मैं आ रहा हूँ। सर को फोन देकर कंफर्म करवा दिया और जैसे ही ऑफिस के गेट में पैर रखा वैसे ही नजर पड़ी गेट के बाहर की तरफ। एक व्यक्ति गेट से ऑफिस में घुस रहा है, जिसे देखकर मैं हैरानी के चरम पर पहुंच गया।